So thank you all the people had very patiently listen. I am requesting all the people please be mute. So again, I welcome many people have joined now. Many people in process to join. We reached about more than 150. We reached here the portal. So now मैं अभी डॉक्टर श्रीपाद जी ढेकने को जो हमारे इस कार्यक्रम के शिक्षक संवाद जिसकी परिकल्पना उन्होंने की और आज हम लोग शिक्षक संवाद के पहले अध्याय में हम लोग पहुंच चुके हैं और इसमें माननीय दादाजी का काफी सपोर्ट रहा है। तो श्रीपाद जी ढेकने से मेरा आवेदन है कि श्रीपाद जी ढेकने आए और वेलकम नोट श्रीपाद जी ढेकने की तरफ से हमारे जो शिक्षक संवाद हैं उसकी शुरुआत हम लोग यहाँ से ही करेंगे। नमस्ते श्रीपाद जी ढेकने जी। नमस्ते, थैंक यू चाणक्य झा सर। It's really happy Engineers Day to all. I welcome all the dignitaries. जहाँ तक कि आपने अभी रेलवे की पटरी के आवाज से रेलवे की पटरी कहाँ टूटी हुई है ऐसे विश्वेश्वरैया जी के वाइब्रेशन साउंड की वजह से जिन्होंने कुछ अनुमान लगाया था, ऐसे हमारे चंद्रकांत दादा पाटिल यह है कि वो तो वाइब्रेशन से ही सब समझ जाते हैं। और ऐसा हमारा अनुभव है कि मेरे साथ अभी जो अपने साथ जो पैनलिस्ट है राजेश पांडे जी, हिरेमठ जी, डॉक्टर एपी कुलकर्णी जी, इन सबको इसकी मालूमात है कि आज ऐसे एक प्रॉपर इंजीनियर्स डे के सेलिब्रेशन के लिए हमें एक ऐसी डिग्नेटरी मिली है। तो मैं चंद्रकांत दादा पाटिल, महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष और सबसे ज्यादा एक संवेदनशील राजकीय नेता ऐसा मैं उनका वर्णन करूंगा, कारण दादांच्या संवेदनशीलतेची अनेक उदाहरणं ही आपल्याला वेगवेगळ्या वेळेस पाहता येतात, ऐकता येतात। दादा केवळ राजकारणी नाहीत, तर दादा हे समाजकारणी आहेत आणि समाजाप्रती ममत्व राखून आत्ताच्या कोरोनाच्या काळात सुद्धा दादांनी खूप मोठी कामगिरी मतदारसंघात नाही तर महाराष्ट्रात केली आणि आज ते वेळ काढून आपल्या या शिक्षक संवाद कार्यक्रमाला उपस्थित आहेत। मी त्यांचं स्वागत करतो। त्याचप्रमाणे माझे मित्र राजेशजी पांडे जे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या मॅनेजमेंट काउन्सिलचे राज्यपाल नियुक्त चान्सलर नॉमिनी रिप्रेझेंटेटिव्ह, I welcome Rajeshji Pandey also one of the dignitaries, Dr. Rajendra Hiremath, who is my beloved friend also and is a very kind person and is knowledgeable. He himself has completed his chartered accountancy, cost accountant, and also he has pursued his PhD on a BOT project, first in Maharashtra. And Prasenjit Fadnavis, the management council member of Pune University. Last but least, our friend, guide and philosopher, Dr. A.P. Kulkarni. He is the senior educationist. कुलकर्णी सर हे चळवळीतली व्यक्ती आहे आणि सर मला आपल्या सगळ्यांना खरंच सांगायला अभिमान वाटतो, आनंद वाटतो की आवर्जून जे नाव या चर्चेमध्ये आम्ही सुरुवात केल्यानंतर आलं ते आपलं होतं, कारण शिक्षकांच्या प्रश्नांमध्ये चळवळ करणारा कार्यकर्ता अशी सर आपल्या सगळ्यांची आपली ओळख आहे। त्यामुळे आपल्या सगळ्यांचं मी स्वागत करतो। आजच्या या शिक्षक संवाद कार्यक्रमामागे दादा एका मिनिटात फक्त भूमिका स्पष्ट करतो जी चाणक्य झा सरांनी केली आहे। वेगवेगळ्या विषयांवरती समस्या गेल्या काही दिवसांमध्ये इंजिनिअरिंग फॅकल्टीच्या येत आहेत। सर्व प्राध्यापक आपापल्या परीने कोरोनापासून ते आलेल्या परिस्थितीवरती मात करून काम करतायत। त्यांच्या समस्या आहेत आणि त्याचबरोबरीने त्यांच्याकडे एक इन्स्पिरेशन पोटेन्शियल आहे, त्या पोटेन्शियलचा उपयोग करून आणि त्यांच्या समस्यांचाही विचार करून असा एक कार्यक्रम एकत्रितपणे आपण आयोजित करावा असं आमच्या छोट्या टीमने ठरवलं आणि आज त्याचा चांगला परिपाक आपण दिसतो। हा कार्यक्रम आता गुगल मीट वरती आहे, याचं युट्यूबलाही आपण लाईव्ह करतो आहोत आणि त्याच्यात खूप जणांचा प्रतिसाद आपल्याला मिळतो आहे। मी आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा आजच्या या ऑगस्ट गॅदरिंग मध्ये स्वागत करतो आणि माननीय दादांना विनंती करतो की त्यांनी या उद्घाटनपर संबोधन या सर्व इंजिनिअरिंग प्राध्यापकांना करावं
मान्य दादा. सर, विश्वेश्वरय्या जयंतीच्या निमित्ताने संपूर्ण देशभर जो आपण इंजिनियर्स डे करतो त्यात वेगवेगळ्या प्रकारचे कार्यक्रम होत असतात, पण हा एक वेगळा संवादाचा कार्यक्रम या ठिकाणी जो आयोजित केला आहे, शिक्षक संवाद, प्राध्यापक संवाद, त्याच्या उद्घाटनाच्या कार्यक्रमाला अनेक जण उपस्थित आहेत. पण काही जणांच्या नावाचा उल्लेख केलाच पाहिजे. प्रामुख्याने ज्यांनी आता कार्यक्रमाची सुरुवात केली, डॉक्टर चाणक्य झा, त्यानंतर ज्याने आता एकूणच कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक केलं, प्राध्यापक डॉक्टर श्रीपाद ढेकणे, माझे परममित्र राजेश पांडे. आपल्या शरीरामध्ये किती अवयव आहेत आणि किती मजबूत आहेत यावर काहीच नसतं. आपली जिद्द असेल तर काही करता येतं असं दाखवणारे माझे मित्र राजेंद्र हिरेमठ, प्रसेनजीत फडणवीस आणि प्राध्यापक डॉक्टर AP कुलकर्णी, की ज्यांचा उल्लेख श्रीपाद ढेकणेने आधी अतिशय योग्य केला, की प्राध्यापक हा साधारणतः प्राध्यापक झाल्यानंतर चळवळी करण्याला घाबरतो. जास्तीत जास्त काय तर सह्यांची मोहीम करा, निवेदन द्या. परंतु विद्यार्थी असताना जी चळवळी वृत्ती होती तीच प्राध्यापक आणि प्राचार्य झाल्यानंतर सुद्धा मेंटेन करणारे, अतिशय सेन्सिटिव्हिटी प्रश्नांसंबंधीची जिवंत ठेवणारे प्राध्यापक डॉक्टर AP कुलकर्णी, वेगवेगळ्या महाविद्यालयामध्ये पॉलिटेक्निक इंजिनिअरिंग मध्ये शिकवणारे सर्व प्राध्यापक बंधू भगिनी. विश्वेश्वरय्यांबद्दल मी काही सांगण्याची आवश्यकता नाही, आपण सगळेजण जाणतो. परंतु एखाद्या सामान्य घरामध्ये जन्माला आलेला माणूस हा त्याची जिद्द असेल तर कुठपर्यंत जाऊ शकतो. तो भारतरत्न त्यांना मिळाला. एकूणच स्वातंत्र्यानंतर भारतरत्न पदवी मिळालेली अगदी मोजकी माणसं आहेत आणि तेवढं कर्तृत्व असल्याशिवाय भारतरत्न मिळत नाही. त्यामुळे इंजिनिअरिंग क्षेत्रातलं त्यांचं कर्तृत्व मी तुम्हाला सांगितलं पाहिजे असं नाही, कारण तुम्ही स्वतः इंजिनिअरिंग शिकताना मग शिकून प्राध्यापक झाल्यानंतर त्यांच्याबद्दल खूपच गोष्टी समजून घेतल्या असतील. त्यांनी जे शोध लावले किंवा त्यांनी ज्या अनेक गोष्टी उभ्या केल्या त्यात अनेक वेळेला तुमच्या फील्ड एक्सपिरियन्सच्या अभ्यासक्रमाच्या भागामध्ये आपण पाहिलेही असतील. आणि त्यामुळे आपल्या सगळ्यांना उद्घाटनाच्या कार्यक्रमामध्ये मी एवढंच सांगेन की ज्या प्रकारे भारताची आणि देशाची स्थिती बदलती आहे, भारत एका अर्थाने संपूर्ण जगाचा गुरु म्हणून एस्टॅब्लिश होण्याच्या दिशेने चाललेला आहे. कधीतरी 5000 वर्षापूर्वी ही स्थिती भारताची होतीच की भारत हा जगद्गुरु मानला जायचा. सगळ्या प्रकारच्या गोष्टी भारतामध्ये होत्या. इथे ज्ञान इतकं होतं की संपूर्ण जग इथे शिकायला यायचं. नालंदा विश्वविद्यालय जाळलं आक्रमकांनी तर त्याची पुस्तकं जळायला 6 महिने लागली. हे सगळं वर्णन आपण वाचतो. पण मधल्या काळामध्ये साधारणतः 1200 पासून जी आक्रमणं सुरू झाली ती जवळजवळ 15 ऑगस्ट 1947 पर्यंत चालली. त्या आक्रमणामधून एका अर्थाने हतबल, दुसऱ्यावर अवलंबून राहणारा, दुसरा जे दाखवेल ते वाहवा म्हणणारा, मला करता येणार नाही असं न्यूनगंड म्हणत असणारा समाज जवळजवळ 1200 ते 15 ऑगस्ट 1947 इतका कालावधी पारतंत्र्यात गेल्यामुळे, आणि नुसतं पारतंत्र्यात नाही तर अनेक प्रकारचे अन्याय, अत्याचार, शारीरिक अत्याचार सुद्धा, आणि तेव्हा असा एक समाज निर्माण झाला की ज्या समाजामधून पुन्हा एकदा आपण संपूर्ण जगाला मार्गदर्शन करू शकतो अशा प्रकारची विजिगीषू वृत्ती असणारा समाज पुन्हा एकदा उभा करण्याची आवश्यकता आहे आणि त्या दिशेने आपण चाललो. आपण सगळेजण ते स्वप्न जे आहे त्या स्वप्नातले खूप महत्वाचे घटक आहात. याचं कारण ज्या ज्या कारणाने आपण संपूर्ण जगाला मार्गदर्शन करू शकतो, मदत करू शकतो, त्यातला एक मेजर विषय आहे की जीवनाला आवश्यक असणाऱ्या गोष्टींचे नवीन नवीन शोध लावणं आणि त्या शोधामधून जीवन सुसह्य करणं, सोपं करणं. अगदी आता कोरोनाचं उदाहरण आपण देऊ शकतो की कोरोनामध्ये भारतीय शास्त्रज्ञांनी, तुमच्या सगळ्या इंजिनियर्सनी किती प्रकारची नवीन नवीन इन्स्ट्रुमेंट बनवणं सुरू केलंय.
कोरोनाची सुरुवात झाली त्यावेळेला आपल्याकडे मास्क पण तयार होत नव्हते, आपल्याकडे पीपीई किट तयार होत नव्हते. आज दिवसाला काही लाख N95 मास्क, पीपीई किट, व्हेंटिलेटर आपण तयार करतो आणि भारताची रिक्वायरमेंट पूर्ण केल्यानंतर विदेशातही पाठवतो. ही ताकद तुम्हा सगळ्यांमध्ये आहे. ती ताकद आपल्या शिक्षणामध्ये यावी असा नवीन शैक्षणिक धोरणात प्रयत्न झालेला आहे. कारण शिक्षण हे पारतंत्र्यानंतर सुद्धा ब्रिटिशांनी तयार केलेलंच राहिलं की ज्याच्यामध्ये तुझं डोकं तू काय चालवायचं नाही, 4 वर्ष शिक, डिग्री घे आणि कुठेतरी नोकरी कर. नवीन शिक्षण पद्धतीमध्ये हाही प्रयत्न चालला आहे किंवा हे स्वप्न आहे की मोठ्या प्रमाणावर आपले उद्योग लोक सुरू करतील, त्या उद्योगामध्ये शेकड्याने, हजाराने, लाखाने लोकांना रोजगार देतील. अशा प्रकारची नवीन शैक्षणिक धोरणाची सुद्धा योजना चाललेली आहे. आणि त्यामुळे कोरोनामध्ये जसं आपण पाहिलं की जर आपला कॉन्फिडन्स आपण वाढवला एकमेकाचा, काय करू शकतो. आता गेल्या 1 महिन्याभरामध्ये एक नवीन युनिट ऑक्सिजनचं डेव्हलप झालेलं मी पाहिलं आणि बघता ते घराघरात गेलं. पोर्टेबल ऑक्सिजन युनिट आहे. ऑक्सिजनची आवश्यकता पडते, धाप लागते, त्यावेळेला इमिजिएट बेड नाही मिळाला, 2-3 दिवस लागतात, सध्या वेटिंग पिरियड आहे. तर अशा वेळेला तो सर्वाइव्ह होण्यासाठी एक पोर्टेबल ऑक्सिजन युनिट डेव्हलप झालं आणि एकदम ऑक्सिजन अभावी कासावी सोडणाऱ्या लोकांना मोठी संजीवनी मिळाली. काल नव्हतं, आज तयार झालं. काल पीपी नव्हतं, आज तयार झालं. किंवा परवा मी 5 व्हेंटिलेटर खरेदी करून कराडच्या कृष्णा हॉस्पिटलला दिले. तिथे कमाल आहे, 7.5 लाखाच्या पुढे व्हेंटिलेटर मिळणार. हा व्हेंटिलेटर 2.5 लाखाचा आहे, शापूरजी पालमजीने बनवला. आणि मी पहिले 5 घेतले, पुढे मला शेकड्याने घ्यायचे. तर ट्रायल मी कृष्णा हॉस्पिटलला दिले, कारण कृष्णा हॉस्पिटल खूप चांगलं काम कोरोनामध्ये करताय आणि तिथे एक शास्त्रज्ञांची चांगली टीम आहे. त्यांचा मला जो रिपोर्ट आलाय तो मी तुम्हाला पाठवेन. ते म्हणाले की परंपरागत व्हेंटिलेटरपेक्षा सुद्धा चांगलं व्हेंटिलेटर आहे. किती किमतीला? 2.5 लाखाला. नॉर्मली किती मिळतं? 7.5 लाखाच्या वरती. त्यामुळे ही ताकद तुमच्यामध्ये. हा सगळा शापूरजी पालमजीने केलेला व्हेंटिलेटर पूर्ण भारतीय बनावटीचा, तुमच्यासारख्या इंजिनियर्सने बनवलेला आहे. पण शापूरजी पालमजीचं मूळ प्रोडक्शन काय व्हेंटिलेटर नाहीये, पण आवश्यकतेप्रमाणे कसं आपण जे हवं ते बनवू शकतो त्याचं एक मोठं उदाहरण आहे. आणि म्हणून मी आपल्या सगळ्यांना इंजिनियर्स डेच्या खूप शुभेच्छा देतो. आजच्या शिक्षक संवादाच्याही शुभेच्छा देतो की खूप चांगली इंटरॅक्शन व्हावी. आणि आपल्याला प्रॉमिस करतो की हे सगळं तत्वज्ञान ठीक आहे की विद्यार्थी चांगले घडवा, वैज्ञानिक घडवा, देशाच्या आवश्यकता पूर्ण करणाऱ्या नवनवीन शोध लावा, सगळ्या जगाला हे संशोधन द्या, हे सगळं ठीक आहे. तुम्ही म्हणाल किंवा आम्ही प्राध्यापक म्हणून आमच्या काही समस्या आहेत, तर त्या समस्यांच्या बाबतीमध्ये सुद्धा आपण सतर्क आहोत. महाराष्ट्रामध्ये सरकार जरी नसलं तरी सुद्धा 3 जण मिळून जेवढी स्ट्रेंथ आहे तेवढी आपली एकट्याची आहे. दादा आवाज अनम्यूट करा. दादा अनम्यूट करा. म्हणजे आधीचं पूर्ण गेलं का? नाही, तिन्ही पक्ष मिळून आपली ताकद असा तुम्ही मुद्दा. त्यामुळे विरोधी पक्ष आपण असलो, सरकारमध्ये नसलो तरी सुद्धा तिन्ही पक्ष मिळून जेवढे आमदार आहेत तेवढे आपले एकट्याचे आहेत. त्यामुळे अख्खं सभागृह गदागदा हलवतो आपण. किती आपली ताकद आहे, किती आपलं चिंतन आहे की मराठा आरक्षणाच्या बाबतीमध्ये जो प्रश्न निर्माण झाला आहे, तर सत्ताधारी पक्षाला असं वाटतंय की देवेंद्र फडणवीस बिहारमधून आल्यानंतर मिटिंग करू, एवढा आपला कॉग्निझन्स, एवढी आपली दखल घेतली जाते. आणि त्यामुळे तुमचे महाराष्ट्रातले प्रश्न, तुमचे देशातले प्रश्न, केंद्राशी जोडलेले काही विषय असतील ते राजेश पांडे, श्रीपाद ढेकरे यांच्या माध्यमातून तुम्ही सांगितले, तर ते प्रश्नही आपण सोडू. पण आगामी काळामध्ये पुन्हा एकदा सुरुवात ज्याने मी केली की विश्वगुरु व्हायचं असेल तर ज्ञान आणि संपत्ती याच्या आधारे आपण होऊ शकू. ज्ञानातून संपत्ती निर्माण होईल आणि मग त्याच्या पुढचा भाग आहे संस्कार, जो मोठ्या प्रमाणावर आवश्यकी आहे. तर ज्ञान आहे, संपत्ती आहे, पण संस्कार नाहीत असे खूप देश आणि त्या देशातील लोक आपण पाहतो. आणि त्यामुळे
विश्वेश्वरय्यांच्या जयंतीच्या दिवशी ते जसं सगळ्या प्रकारचं प्रगाढ ज्ञान असूनही त्यातून मिळालेला पैसा म्हणजे संपत्ती असूनही प्रचंड नम्र होते. त्याची अनेक उदाहरणं आपण पाहतो. आणि त्यामुळे इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्याला जसं बुद्धिमान करा, तो इंडस्ट्रियलिस्ट होईल असा प्रयत्न करा, तसं तो टाटांसारखा नम्र कसा होईल. आपल्यापैकी किती जण भेटलेत मला माहित नाही, खूप जण भेटले असतील, पण टाटांना भेटल्यानंतर असं वाटतं की एखाद्या धारावीच्या झोपडपट्टीत राहणाऱ्या माणसाला आपण भेटलोय. इतकं आपलं साधा नमस्कार नमस्कार नमस्कार, काही मदत करण्याची तयारी. आणि बिझनेस किती वर्षाला 6.25 लाख कोटी. म्हणजे महाराष्ट्राचं बजेट आमचं 4 लाख कोटीचं आहे. तर त्यांचा अॅन्युअल टर्नओव्हर 6.25 लाख कोटीचं आहे. पण नम्रता केवढी. आणि त्यामुळे ज्ञान, संपत्ती आणि संस्कार यावर आगामी काळामध्ये देश आणि जग चालायचं आहे. त्यामध्ये आपण सगळेजण योग्य भूमिका बजावाल अशी अपेक्षा व्यक्त करून माझं बोलणं संपवतो. हा श्रीपाद. धन्यवाद श्री चंद्रकांत दादाजी. नाउ वी हैव our next speaker Sri Rajesh Ji Pandey, who is a very known person not amongst the university people. He is the well personality among the students also. His contribution towards the education, his contribution toward the community even cannot be decided. And Rajesh Pandey Ji is a chairman for the National Youth Credit Cooperative Society. He is a director of MNGL, and as we know, he is the chancellor nominee of SPPU University as the management committee member, management council member. So Pandey ji, namaste. आप यहाँ पे आए and you have given the contribution for this Teacher Samvad, Shikshak Samvad 2020 for the engineering faculty even on the occasion of Engineers Day. आज आपका प्रेजेंस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है शिक्षकों के लिए, खास करके इंजीनियरिंग डोमेन के जो फैकल्टी है उनके लिए, क्योंकि आप विद्यापीठ में एक अच्छे जगह पे हैं, एक ऐसे जगह पे हैं जहां से आप बहुत सारी चीज़ों को रेगुलेट करते हैं, नियंत्रण करते हैं. और हम सभी फैकल्टी जो इंजीनियरिंग फैकल्टी हैं आपके तरफ बहुत ही सहानुभूति और बहुत ही प्यार से देखते हैं कि हम सब मिलके कुछ ऐसा करें और आपके थ्रू करें, आप लोगों के सबके साथ में करें, ताकि इंजीनियरिंग का विकास और इंजीनियरिंग फैकल्टी का विकास हम किसी न किसी माध्यम से सभी लोगों के साथ में मिलकर करें. सो यू आर मोस्ट वेलकम हियर ऑन दिस पोर्टल. So I am requesting you to say a few words about this event. Thank you, sir. नमस्कार, सभी को मेरा नमस्कार है. आज के इस शिक्षक संवाद के कार्यक्रम में उपस्थित हम सब के मार्गदर्शक माननीय चंद्रकांत दादा पाटिल जी, हमारे मित्र डॉक्टर श्रीपाद डेकने जी, जिनके प्रयासों से, इनिशिएटिव से ये प्रोग्राम हो रहा है, ऐसे डॉक्टर चाणक्य कुमार झा जी, डॉक्टर हिरेमठ जी, तसेंजित फडणवीस जी. सबसे पहले आज के इस इंजीनियर्स डे की मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं. और अपनी 101 वर्ष की आयु में जिसने एक भारतीय इंजीनियर के नाते, एक विद्वान के नाते, एक यशस्वी राजनेता के नाते और एक यशस्वी सत्ताधारी मुख्यमंत्री के नाते काम किया, और 1955 में जिसको भारत रत्न मिला, ऐसे विश्वेश्वरैया जी के आज के इस जन्म दिवस के दिन आप सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं. बहुत ही बहुआयामी व्यक्तित्व मुझे लगता है उनका था. हम उनका चरित्र जब पढ़ते हैं, देखते हैं,
तो कितना डायनामिक पर्सनालिटी, रियली डायनामिक पर्सनालिटी। कौन सा ऐसा क्षेत्र है कि जिसमें विश्वेश्वरैया जी का इनिशिएटिव नहीं था? मैसूर विश्वविद्यालय की स्थापना से लेके, बैंक ऑफ मैसूर की स्थापना से लेके, मैसूर में सैंडल ऑयल का फैक्ट्री बने, कृष्णराज सागर बांध बने, भद्रावती आयरन स्टील वर्क्स की फैक्ट्री की शुरुआत हो, ऑल ओवर इंडिया इस प्रकार के अनेक प्रयास। उस समय शायद कोई किसी का अनम्यूट हुआ है। संजय पाटिल जी प्लीज प्लीज म्यूट योरसेल्फ। संजय पाटिल जी, हाँ या। तो मुझे लगता है कि जब हम उनका चरित्र जैसा पढ़ते हैं तो कितना कंट्रीब्यूशन है इस व्यक्ति का, कितने क्षेत्र में है, ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग, इरिगेशन, नदी के पानी का वाटर मैनेजमेंट, बिल्कुल मैंने कस्बे तक पानी कैसे ले जाएंगे, आयरन स्टील, सोप, बैंक, फाइनेंस, हर क्षेत्र में विश्वेश्वरैया जी ने अपना एक योगदान दिया है। और मुझे लगता है कि ऐसे एक बहुआयामी डायनामिक पर्सनालिटी का जन्मदिन इंजीनियर्स डे के रूप में मनाना, ये हम सबको, विशेषतः इंजीनियरिंग फील्ड के सारे लोगों को एक प्रेरणा देने वाला दिन है, ऐसा मैं मानता हूं। और मुझे लगता है कि उनकी इस सोच को भारत के स्वतंत्रता के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस, हम आगे नहीं ले जा सके। और शायद आज जिस आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, वह आत्मनिर्भर भारत की नींव अपने प्रयासों से, अपनी सोच से विश्वेश्वरैया जी ने रखी है। ये कहूं तो बहुत अलग नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है उनके चरित्र को पढ़ने के बाद। दुर्भाग्य से हम उसको आगे नहीं ले जा सकते। मैं थोड़ी बातों में अपना सोच रखूंगा, क्योंकि आज हमको सोचना है, आज हमको संकल्प करना है, आज के दिन हम सबको कुछ प्रेरणा लेना है और आगे बढ़ने के लिए एक संकल्प करना है। ऐसा कहा जाता है कि 21वीं सदी ये भारत की है, भारत की संस्कृति, भारत का संस्कार, ये हमेशा वसुधैव कुटुंबकम का है। और मुझे लगता है साथ में हमारी सोच विज्ञान की है और हमारा आधार तंत्रज्ञान का है। और इसलिए आप सबकी भूमिका 21वीं सदी के लिए, यदि भारत आत्मनिर्भर भारत बनना है, तो इंजीनियर्स का, टेक्नोलॉजी का एक बहुत अपना योगदान रह सकता है। हम सब ज्ञानी है, हम सब सोचने वाले, इसलिए मैं बहुत ज्यादा आपको कुछ बता रहा हूं ऐसा मत सोचिए। लेकिन जब हम सारे विश्व के परिप्रेक्ष्य में हमारे देश को देखते हैं, हमारे देश के नेतृत्व को देखते हैं, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिन में बहुत मौका है। हमारे चंद्रकांत दादाजी ने जो अभी कहा कि पिछले 3-4 महीने हम देख रहे इस देश की भूमिका को, देश के प्रधानमंत्री ने पहले दिन कहा था कि इस आपदा को हमको अवसर में बदलना है। हाँ सर, इस आपदा को हमें अवसर में बदलना है। let us come to the point. हेलो, Let us come to the point. Everybody knows about this, sir, Dr. Mokshagundam Visvesvaraya. Joshi sir, this is I think this session is going on, and during this final discussion we'll discuss. After completion this, everything will be discussed. जोशी सर, मी माझं एक 10 मिनिटात 5 मिनिटात संपवतोय। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखो, आज के इस डिस्कशन में प्रदीप पाटिल जी प्लीज अनम्यूट, सर प्लीज म्यूट योरसेल्फ। प्रदीप पाटिल जी म्यूट कीजिए। हाँ,
आज के इस पैनल डिस्कशन में, आज की इस सारी चर्चा में हम 3-4 बातों का आग्रह रखेंगे, तो मुझे लगता है कि आज का ये दिन और इस प्रोग्राम, इस कार्यक्रम का हम सक्सेस कर सके। देखो, हम सबको इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इस देश के टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम पे, इस देश की अर्थव्यवस्था पे, हम सबको इस देश के डिमांड और सप्लाई की सारी व्यवस्था पे, और सबसे बड़ी बात, एक वाइब्रेंट डेमोग्राफी को हम ऊर्जा के स्रोत में यदि लेंगे तो हम सबको मौका है, हम सबको अवसर है, हम सब मिलके इस अवसर को बहुत आगे ले जा सकते हैं। इस सोच के साथ, इस विचार के साथ आज के इस प्रोग्राम में हम आगे बढ़े। कई चैलेंजेस है। मैं विश्वविद्यालय में हूं, विश्वविद्यालय में मैं हर दिन कुछ ना कुछ अनुभव करता हूं। प्राइवेटाइजेशन का चैलेंज है, नॉन ग्रांट का चैलेंजेस है, कई प्रकार की अलग अलग प्रकार की शिक्षा संस्थाओं का चैलेंजेस है। ये सारे विषय में हर बार हम सोचते भी है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सारे चैलेंजेस के साथ हमको आने वाले दिन में अधिक काम करने के लिए अपॉर्चुनिटीज की भी सोच रखना चाहिए। और इसलिए मैंने शुरू में आप सबको विश्वेश्वरैया जी का एक बैकग्राउंड आप सबके सामने रखा। उस पार्श्वभूमि पे आज की जो चर्चा हो रही है, आज की जो स्थिति, वो भी आप सबके सामने रखी। हम सब लोग मिलके ये सारे चैलेंजेस में आगे बढ़ेंगे। जो भी आपके इश्यूज है, हम हमेशा ये सोचते हैं, कई लोगों ने अभी यहाँ मैं टेक्स्ट एसएमएस में देख रहा हूँ, कुछ इश्यूज हमारे सामने रखे हैं, काही अनेक विषय प्रॉब्लेम, आपले दैनंदिन प्रॉब्लेम या ठिकाणी ठेवलेले आहेत। मगाशी दादा म्हटले तसं या सगळ्या प्रॉब्लेम सोडवण्यासाठी आपण सगळेजण प्रयत्न करतोय। अनेक इश्यूज आहे। मी तर युनिव्हर्सिटीच्या अनेक कमिटीज वरती आहे, त्याही वेळेस मी सगळ्या विषयाची भूमिका आपली घेतली आहे। आणि यापुढे पण असे कुठलेही विषय असतील तर सगळे विषय आपण नक्की डिस्कस करू, चर्चा करू, आणि एक इंजिनियरच्या नाते आपण आपलं योगदान देण्याचा सगळे मिळून मला वाटतं आपण संकल्प केला पाहिजे। अपन सगळे मिलकर लोकल के लिए वोकल बनेंगे। हम सब मिलके हर बात के लिए एक टीम वर्क के नाते काम करेंगे। और जो प्रयास झा सर कर रहे हैं, मैं उनकी बहुत तारीफ करूंगा। कोई एक प्लेटफॉर्म चाहिए रखने के लिए, मुद्दे रखने के लिए। शायद आज भी कुछ मुद्दे आ सकते हैं डिस्कशन में, आज भी कुछ प्रॉब्लम सामने आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आज भाषण करेंगे, चर्चा करेंगे, छोड़ देंगे। शायद झा सर के भी मन में यही होगा कि आज के दिन इन बातों को एक बार फिर रखा जाए, उस पर डिस्कस हो, उस पर डिबेट हो, कुछ इश्यूज सामने आए। आने वाले दिनों में हम अपने लोकल इश्यूज को भी सॉल्व करेंगे और देश के नेतृत्व के सोच के आधार पे अपना कंट्रीब्यूशन देने का हम सब मिलके एक संकल्प करेंगे। यही विश्वास के साथ मैं झा सर का फिर एक बार आभारी हूं और आप सबको मैं विश्वास दिला रहा हूं कि आप हमेशा, मैं तो विश्वविद्यालय में हमेशा ये कोशिश करता हूं कि हर बात, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें और बहुत ओपन है। शायद आज विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी इस डिबेट में आने वाले हैं, लेकिन आप हमेशा, मैं वेलकम करूंगा, मैं स्वागत करूंगा। कोई भी नई सूचनाएं आप लाइए, हम इसको बदलेंगे। आने वाली शिक्षा नीति तो और आपको मौका देने वाली है। अब अपनी अपनी सोच है, हम ये सारी बातों को, आने वाले सारे समय को चैलेंजेस के माते नजर के अपॉर्चुनिटी समझते हैं। यदि हम इसको अपॉर्चुनिटी समझेंगे, इसमें से राह निकालेंगे, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। आप सबको आज के दिन की शुभकामनाएं देता हूं। झा सर का और प्राध्यापक ढेकने सर का मैं आभार व्यक्त करता हूं और मैं और हम सब आपके साथ है, ये विश्वास आपको देके मैं मेरे वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार। धन्यवाद राजेश जी। अनेक प्रश्न आपल्या सगळ्यांच्या समोर येत आहेत। आपल्याला प्रश्नांवरती चर्चा करायची आहे आणि त्याच माध्यमातून आपल्याला एक पुढचा ऍक्शन प्लॅन देखील ठरवायचा आहे। पण त्याही दरम्यान आता इथे
राजेशजी स्वतः आपल्या बरोबर आहेत. प्रसेनजित फडणवीस मॅनेजमेंट काउन्सिलचे दुसरे सदस्य आपल्या बरोबर आहेत. थोड्याच वेळात व्हाईस चान्सलर सरही जॉईन होत आहेत. ते त्यानंतर आपल्याला या सगळ्या समस्यांवरती बोलायचं आहे. तत्पूर्वी आपल्यापैकी काही जणांनी आता सूचना केली की मुद्द्यावरती येऊयात. तर मुद्दे आहेतच, त्याची चर्चा आपल्याला करायचीच आहे. पण ज्या एका महापुरुषाची आपण आज आठवण करतो आहोत, त्याच्या वेगवेगळ्या आयामांच्या पैकी खरोखरच त्या विषयांमध्ये तज्ञता असणारी व्यक्ती आज आपल्या या पॅनेलमध्ये आहेत. जसा आता राजेशजींनी उल्लेख केला की केवळ इंजिनिअरिंग नाही तर फायनान्स, बँकिंग याही विषयात विश्वेश्वरय्याजींचा खूप मोठं योगदान होतं. तसेच एक वेगळी व्यक्तिमत्व आज आपल्यामध्ये आहे, डॉक्टर राजेंद्र हिरेमठ. मी ज्यांचा मगाशी उल्लेख दादांनी पण केला की आपल्या आयुष्याच्या अगदी लहानपणामध्ये त्यांच्यावर आलेल्या अपंगत्वावरती एका अर्थाने मात करत त्यांनी गेल्या काही दिवसामध्ये अनेक इंजिनियर्स, अनेक इंजिनिअरिंग कॉलेजला, आजही वालचंद इंजिनिअरिंग कॉलेजच्या बोर्ड ऑफ गव्हर्नन्सचे ते मेंबर आहेत. COEPच्या बोर्ड ऑफ गव्हर्नन्सचे ते मेंबर होते. तेही आपल्याला या विषयात काही कॉन्ट्रीब्यूट करतील आणि मग आपण आपल्या चर्चेला सुरुवात करू. डॉक्टर राजेंद्र हिरेमठ. Rajendra sir, unmute, please unmute yourself. Your voice is not coming. Good evening. Yeah. On this occasion of Engineers Day, I wish all the engineers gathered here a very happy Engineers Day and pay my tribute to the great son of soil, the great outstanding engineer, Bharat Ratna Mokshagundam Vishveshwaraya ji. It's really a very good occasion on which we have all gathered to talk about the issues pertaining to the engineering colleges and engineering faculties. I was very fortunate to be on the board of College of Engineering, of which Sir M. Vishveshwaraya ji was alumni. So that great heritage college I was associated with for not less than 4 years, and I have seen how the engineering fraternity is moving towards what direction it is moving and what are the expectations from the society and the nation. We all as engineers have played a great role in the nation building activity, and that's why pre-independence and post-independence the engineers have transformed this country from agrarian country to an industrialized economy, and there lies a great contribution of all engineers like you. But with the changing times, definitely the expectations from the engineers has been changing constantly, because things are demanding more and more from the technocrats, and in the situation like pandemic, where the entire society is facing new problems, including the education sector, the engineers are the ones who can give solutions to these kind of problems through technology. So you as a technologist have a great role to play even going forward. So while I said that the expectations of the country and the society as a whole have increased manyfold, and the engineering stream has to focus on newer things. So I will touch upon some of the expectations. Definitely I am not going to touch upon the problems faced by you people, because then those problems are being heard by all other educationists. So what I feel is the present day engineers, who are the students of the engineering fraternity, have to be very versatile. And we have been hearing years together that there is a huge gap between industry and institute. So in order to bridge that gap, I think while we teach our engineering subjects in the colleges, in the classrooms, there should be a co-teaching facility, that is a person from the
academics and a person from the industry shall be teaching simultaneously on the topics that have been delivered in the classrooms. So that will give a greater effect, and when the students pass out of that course, they will have a definite employable capacity. The second most important thing I would like to underline is that most of you faculty members have strived hard to go for some patents. You have innovated some technology, some products, and you have achieved the patents. But in my view, unless those patents are commercialized, they are put to use for the common man's benefit, that is of no use. So I would urge all of you to take forward all these patents, get associated with the industries, and get those patents commercialized so that the needs of the country can be fulfilled and everyone in the country may be benefited out of that. Third important factor I would like to envisage that all our engineering colleges have very good infrastructure, very good labs, very good faculty members like you all people. And the MSME sector, which cannot afford to have its own R&D center, why not we develop our institute, our college as a R&D center, R&D facility center to all these MSME companies, so that there will be a great collaboration amongst the institute and the company, and the practical knowledge can be shared. These institutes can become very good R&D centers. Thirdly, as Honorable Chandrakant Dada Patil said, that we need to develop a technology for the solutions. For the solutions of the problems emerge from time to time, like he narrated a story of a ventilator. Likewise, I think we have to develop technology which is appropriate to the ecosystem and the environment. So one technology, one solution cannot apply to the entire country. So the college or the institute where we are located, if that area problems we are able to solve, I think that will be the great thing to the engineers can offer to the society. Then the next most important thing is, now everything is multidisciplinary. So along with engineering, we need to teach finance, we need to teach accounts, we need to teach taxation, because most of the engineers, they become entrepreneurs, and when they go for entrepreneurship, they need to know all the facets of a business. So more and more electives should be introduced in the engineering colleges, so that the student passing out of the engineering college and having a degree in his hand can be a good businessman, can be a good entrepreneur. May not be possible that every student is an entrepreneur, but yes, he can be a good entrepreneur. So in order that he becomes a versatile engineer, we should offer more and more elective courses. And last but not the least, I think we have to change ourselves as faculty members, and as we send the students for internship, we as a faculty members, in order to update ourselves as to what is going on in the industry, we should also try to go to the industry at least 15 days a year and work on the shop floor so as to update our knowledge and upgrade our skills. That will make you more empowered when you teach in the classrooms. So I think with these expectations, if all the institutes and engineering colleges start working, I am damn sure that the expectations of the society will definitely be met. Engineers can definitely play a bigger role in making India a superpower, as was dreamed by our beloved president, ex-president of India, Dr. APJ Abdul Kalam, who himself was a great scientist and an engineer. So I think we should follow the path laid down by all these, our legacy that we have all with us, and definitely make our engineering fraternity proud Indians. So for that, I wish you all once again a
very best of luck, and I would like to thank on this occasion to my dear friend Dr. Sripad Dhekne, who gave me this opportunity to interact with you, and Dr. Chanakya Kumar Jha for inviting me as a panelist on this Shikshak Samvad program. Thank you very much. Thank you, Dr. Rajendra Hiramaji, for coming here and giving the contribution in the terms of his word. So I really appreciate you. So on the behalf of faculty and for our faculty who is on board now, so I am asking all the people and the panelists also, there is one statement I am asking to the faculty and everywhere, कि जब तक शिक्षक भूखा रहेगा नायन का सागर सूखा रहेगा. That is the actual truth for the engineering faculty, and I think most of the faculty is going through this kind of the tragedy word. Really, it's very unfortunate for the engineering faculty now. Even in the chat box, I'm seeing and I'm feeling very bad to see the people who having the capacity to give some input to the students, who has the affinity and even the chance. सभी कोई चाहते हैं कि हमारे students और हमारा state अच्छा हो. But the situation of the engineering faculty is very worst and worst in this situation in the state of Maharashtra now. So for the things now, it is the time to discuss about some issues and the topics. So really, again I welcome here Sri Prasanjit Fadnavis ji. Prasanjit Fadnavis ji, मैं आपका काफी स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ हमारे इस बोर्ड पे, हमारे इस पैनल पे. प्रसन्नजीत फडणवीस जी जो हैं वो मैनेजमेंट काउंसिल के मेंबर SPPU हैं. Please unmute. Ghule sir, please mute. Can you hear me? Hello? Yes, sir. We are hearing. Ghule sir, please mute. Good evening, everyone. Happy Engineers Day to all of us on birth anniversary of Dr. Vishwesvaraya ji. I wish a very happy Engineers Day. Honorable Dada Patil ji has also given his thoughts on this. I thank Dr. Jha sir. I also thank our mentor and my colleague at SPPU, Rajesh Ji Pandey. We just heard our one of mentor, Dr. Raju Hiremat, on MSME and all the new technologies, emerging technologies to be coming. Also, I thank my dear friend Sripad Dhekne ji, and also our Honorable Vice Chancellor will be coming in sometime. I welcome and I thank all of you. अनेक विषय आहेत. वी आर हिअरिंग, रीडिंग, सगळ्या प्राध्यापकांचं म्हणणंही आम्ही ऐकून घेतो आहोत. बरेच इश्यूज आहेत. पण मित्रांनो, तुम्हाला मी सांगतो की विद्यापीठात जेव्हा काही या टाईपचे इश्यूज येतात तर मॅनेजमेंट काउन्सिलमध्ये आम्ही अतिशय तळमळीने हे सगळे विषय मांडतो. काही विषय आमच्या हाताबाहेर असतात, जसे AICTE किंवा UGCची जी काही निगडीत असतात. पण विद्यापीठाशी संबंधित जे काही विषय आहेत ते आम्ही निश्चित सोडवण्याचा प्रयत्न करत असतो. आणि आजही या पॅनल डिस्कशन्स मध्ये आहेत. तुमचं काय म्हणणं आहे ते आम्ही नक्की जॉट डाऊन करू आणि येत्या मीटिंग मध्ये आम्ही याच्यातला काय मार्ग काढता येतील, काय प्रॉब्लेम्स आहेत, त्याला काय सोल्युशन्स आहेत, याच्यावर आम्ही नक्की चर्चा करू. फॉर्च्युनेटली प्राध्यापकांचे ही 2 मेंबर आमच्याकडे असतात मॅनेजमेंट काउन्सिलमध्ये, त्यांच्याशी आम्ही चर्चा करू. आणि निश्चित काही नॉन ग्रँट कॉलेजचे इश्यूज आहेत आणि ते चॅटबॉक्स मध्ये पण दिसत आहेत. त्याला AICTE, DTE आणि युनिव्हर्सिटी असे एकमेकांमध्ये गुंफलेले हे सगळे विषय आहेत. तर जास्तीत जास्त सोपे कसे करता येतील यासाठी आम्ही नक्की प्रयत्न करू. मला इथं बोलायची संधी दिली आणि मी पुढे पॅनलमध्ये आहे, त्यामुळे तुमचे आपले सगळे विषय हे मी नक्की जॉट डाऊन करीन. थँक्यू व्हेरी मच. सर, यहाँ पे जो हमारा विषय है, जो हमने क्या किया, व्हाट द प्रोसेस वी फॉलोड फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस. और कुलकर्णी सर, प्रोफेसर कुलकर्णी सर भी है यहाँ पे जो हमारे पैनल में हैं, और सभी लोग यहाँ पे हैं जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है. बेसिकली द थिंग्स दैट वी सर्कुलेटेड गूगल शीट, गूगल फॉर्म टू फिल सभी फैकल्टी के पास में. इन दैट वी आस्क्ड you can put your problem, what the problem you people are facing even during the corona, COVID, even not the COVID thing. That is the lifestyle of the engineering faculty is going to be worse than what is the most important situation. So
मोस्टली जो कॉमन पॉइंट है जिसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूं, पहला कि there is a very irregularity of the topic about the salary. Most of the colleges salary के बारे में irregular हैं, जिसमें से सैलरी के इशू में बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि सैलरी नहीं देते हैं। जो देते हैं वो 50% देते हैं, कोई तो 30% देते हैं, और जो फुल देते हैं वो टीचर को टीचर नहीं टीचर बना के काम कराते हैं। दैट इज द थिंग्स। आज के डेट में ड्यूरिंग द कोविड मेनी वेरी 90% कॉलेज इज नॉट पेइंग द सैलरी एज पर देयर रेगुलेशंस एंड ऑल। एक तो ये, दूसरी कुलकर्णी सर, ढेकने सर और सभी लोग, पांडे जी भी हैं, दूसरी सबसे जो ज्यादा क्वेश्चन लोगों में ये हो रहा है वो हो रहा है ड्यू टू नॉन प्रेजेंस ऑफ नॉन इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी एंड द गवर्नमेंट अथॉरिटी with the engineering colleges. There is a approval process of the AICT, there is approval of application process of the university, but no committee is coming here in the institution to look all these things. Like LIC was previously, LIC abhi nahi aa raha hai, so nobody is coming here to check whether the DA is proper DA is given to the faculty, whether the vacation is giving to the faculty, in what situation the faculty are working. So only the papers are uploading for the getting the approval and affiliation. On the basis of the paper uploading, that maybe the fake or not fake, I cannot say that. Only on the basis of the paper, the university and the AICT and all the government authority is giving the approval as well as the affiliation. That is the very big problem here. तीसरा प्रॉब्लम जो मुझे हमारे डिस्कशन में आया, बाकी के फैकल्टी अपने अपने प्रॉब्लम लिख रहे हैं, एंड यू कैन टॉक इवन द पैनलिस्ट. देयर इज अ थर्ड प्रॉब्लम, देयर इज अ बिग प्रॉब्लम ऑफ द रोस्टर फाइनलाइजेशन. उसके वजह से जो भी स्टाफ रेशियो एससी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी आरक्षण का नहीं होता, और साथ में लोगों का अप्रूवल का प्रॉब्लम होता है. मेनी टाइम्स इंस्टीट्यूशन इज गिविंग 11th month ऑर्डर, 11th month ऑर्डर देते हैं और उसको कंटिन्यू होता है. अप्रूवल का दो प्रॉब्लम, दिस इज द वन प्रॉब्लम. दूसरा, एक और हमारे फैकल्टी की तरफ से सजेशन आया था कि अगर किसी स्टाफ को अप्रूवल मिलता है तो कॉलेज चेंज करने के बाद में अप्रूवल खत्म हो जाता है. मुंबई यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है. इफ वन टाइम्स द फैकल्टी गेट द अप्रूवल, इट इज वैलिड फॉर द नेक्स्ट कॉलेज आल्सो. So I think this is also the discussion point, and the point should be considered for the future discussion and all. और अभी यहाँ पे there are many faculties from some of the faculty was from the JSPM. So the situation, people are asking about the institution is some not giving the respect to the faculty, and like harassment and that kind of work is given. The other is the Singat institution, that is I think nowadays it is shown some salary problem since 18-15 months, some of the 2 years. So that is my point. Yes, sir. Yes, sir. Ask some representatives to table their problems also. Okay. So that I got from the form. So these are the points that need to discuss. So now if anyone want to discuss here on the portal, so please come forward, because in the chat box, what you put here, chat box, the people are easily seeing this. So please, if anyone want to say something, please. Yes, Malhar ji. Yes, please sir, unmute yourself. Hello. Hemant Sindhe ji, please mute. Hemant Sindhe, please mute, sir. Malhar ji, your voice is not coming. Your voice is not coming, sir. Hello. Yes. Hello. Yeah, now coming. Hello. Yes.
सर आपकी आवाज नहीं आ रही है मल्हार जी. Malhar ji, please be in the range, and then only we can get your voice. Till that, I will ask Diwakar Joshi to continue. Joshi sir. Sir, can I? Hello? Yeah, Joshi sir. Joshi sir. I am DS Joshi, AISS College of Engineering, Pune, and ex-Senate member for Shivaji University in 1995. Worked with the great Vice Chancellor Dr. Dhanagre. Now, I have one major concern about, say, the conditions of the teachers in private engineering college. That all these controlling authorities, university, then DT and AICT, they are keeping, say, silence on the complaints, written complaints raised by the teachers. They are not taking any action. Just only for sake of, say, to show the action, they are sending some letters. But nothing is going to happen. Yes, I have, say, raised many grievances with the VC office in last 7 years. Nothing is happening, and it is simply about observing the university statutes. University has a statutes that only we have to observe. The college should observe, but that is not happening. Nobody is taking the rather action on that. On these issues, even the voice was raised in the Senate also. In Senate, last Senate, problems were raised by some Senate members about the statutes regarding the private engineering colleges. The statutes are same for both type of teachers, whether granted colleges or non-granted colleges. But the university authority had given the wrong answer there in the Senate. On that, we are written to the authorities. Nothing has happened. And due to this particular, say, due to this particular role of these authorities, AICT, DT, and university, that teachers are facing lot much problems. What to do about this? I have the written documents in Senate also. The questions were raised. Nothing happened. Moves were there by some Senate members. Questions were raised. Wrong answers were given. When we asked for the correction, nothing happened. What to do about this? And if we go for, say, on this matter to the court of law, it will take, say, years together, and it is increasing unnecessarily the burden on the judiciary, because which are the written statutes that everybody has to follow, but university is not interested to look into the matter of the teachers. Sir, we got your point. Sir, yeah. We got your point. Yeah, as you said, we will have some mechanism also to resolve these problems. Infuse our actually two management council members are present here in this forum, isn't it? Yeah, even I think that's what I am trying to. He is also there. He is also there. Yeah, he is going to conclude. I personally, we both personally recognize each other, but problems are not getting solved. What to do about this? And it is problem for every teacher in every college, private colleges. Yeah, we'll get the conclusion remark from Kulkarni sir, and he will explain the mechanism to just. One more I have to point out, one more important. When there was a lockdown, some colleges in Shivajinagar area, one of the college on Jangli Maharaj Road, having private engineering college, they called 100% teachers for full days for working, which was not actually permitted as per the government order. Sir, it is not only for the Shivaji Nagar area. Many of the colleges call for that faculty. Now, what they are doing? The college on Jangli Maharaj Road. I have received the complaints from the teachers of these colleges. We have been called here for full 7 days. 100% staff is there. No social distancing and all these things. Though the government also says like this, but they were not able to raise the voice. Hello. Okay, that's where my side. Next one. I will conclude. If again I will raise the problems. Okay. Yeah. Next, Malhar, are you in the range? Malhar. सर त्यांचं नाव रोहित नारकर आहे. Rohit sir, your voice is not coming, sir. Can I speak meanwhile, sir?
Yes. तुम्ही बोला सर, हेमंत सर. Okay, sir. Yes, sir. Sir, recently and previously also I gone through courses related to outcome-based education. Okay, so even designing a one course from that point of view takes a lot of efforts, and studies, brainstorming at department level, and discipline-wise brainstorming with the industry people and so on. It requires a lot of time. So the structure of IIT is like they will be dealing with one subject in a one semester. So it is very possible for them to do this. And here with the framework of NBA and such kind of expectations like outcome-based learning outcome-based education, we will not be able to give justice to it. So we are producing a future of India, and that too in very hurried manner. NBA, AICT and all such organizations and bodies are giving us very strong recommendations what to do, what not to do and so on. But where is the time to do that? No one is giving any thought to these things. So just completing formalities, documentation and getting NBA accreditation for a few years, that is all the drama. I consider simply this is a drama. We are not going anywhere during next 10, 20 years, even though there is a new NEP policy. So NEP 2020, how much long it will go? And another very important point is that unless and until there is a motivation for the faculty, if faculty are not getting their dues from time to time, how you can expect them to perform like a very number one horse in the race course? How it is possible? Why all these people do not give any thought, like AICT, all these UGC, university people, state government, DT people? It is a very, very, very big, just on documents, everything is very excellent. We should be number one in world in education by that way. If you look to documentation, all these reports and so on, but it is not the thing. So I think somewhere it should be stopped. The people, responsible people of all these educational bodies, AICT, DT, we should make them to understand what are actual requirements, at least to be at par with IITs. Then I think we should be somewhere, and without motivation, giving the faculties their dues, this is not going to happen. So, NEP 2020 these authorities will not do anything. These authorities will not do anything. Yeah, that's it. Sir, I wanted to say that's it. Thank you very much. Yeah, sir. Next one. Yeah. दूसरा कोई सचिन सर? हेलो सचिन सर. हाँ. यस सर. बोले ना सर, आपका क्या है अभी इशूज वगैरह अपना, क्योंकि यहाँ पे जो इशूज है अभी वो रमेश जी बोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका माइक नहीं क्लियर था. ये सचिन सिंधे जी हैं ढेकने सर, और ये काफी हद तक बहुत लड़ाई लड़ा है इन लोगों ने सिंगट की तरफ से, उनके इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, और भी चीजों के लड़ते रहते हैं, और काफी लोगों को सपोर्ट भी, तो ये सब चीजें हैं. तो सचिन जी बोलिए सर. Okay, good evening all. Myself Sachin Shinde. I was working with Sinhagad Institute in 2016, from 2010 to 2016, and then I was terminated because I have asked for the salary dues. And you might have heard that right now, near about for 6,000 to 7,000 staff members, 15 to 20 months salary is pending. And we have to consider now, as the development of nation, the education system has to be a good one. And right now you'll find that the quality is very deteriorating. And you'll find that the culprit is the management. As well as on this management, there has to be a proper control of AICT, DT, university, and the state government. But like it's these are only the namesake bodies right now, because they are not using their powers at the full stretch. Because if they use these powers, then nobody will dare to say to punish the staff members, as well as to insult the AICT or to talk about DT. These management, they are not caring about these all statutory authorities.
So, Sachin, yes, sir. Sachin, 1 minute. That is, management will behave like that only. No, but what controlling authorities are doing, that is main question is there. Management Okay. will behave like that only. no, these 4 authorities, they must control this management. That's why I have written also in the notes that also. controlling authority fails here. That is the main question. Because if Management will like that only. because when we are talking about a staff member and his development, overall development, he has to do the PhD research, everything is there. But you'll find that this management, they are not helping the management. And beyond that, when you talk about its food itself, or we can say that they are not giving enough salaries or the regular salaries to them. So once that staff is satisfied, then only he will go beyond it, and he can do the research, PhD, and then accordingly, as we require the development of nation is there, you'll find these things will go on only when these managements will work properly. And if they are not working properly, then we are suggesting to go for nationalization of all these private colleges, because government is paying the fees of near about 50% student, like say reservation category students and OBC students, and as well as the social economically backward Sachin students. sir, now government is paying around 70%, more than 70% fees, including the yes, EBC, I think. yes, sir, And remaining 30% is from the public. yes, sir, and very Public, and that is also the part of the government. and so very important thing is that these are all the charitable trusts. So they are, we in Marathi we say that Sanstha Chalak, and what they are thinking that they are Sanstha Malak. They Malak ne, they are Sanstha Chalak. And one more thing is fee regulation authority is very important in this case. When you go through the fee regulation authority records, they are showing that they are submitting false document, and there is no any system which can check these FRA documents from that DT. So whenever they are charging the fees of 1 lakh to the student, actually that fees must go up to 70,000 to 80,000. And in this way, the government is paying 1 lakh to that management, and in that case, government loss is also there of 20,000. So this FRA system must be checked properly, and in FRA they are showing documents that they are paying 75,000 to the staff member as a salary, but in actual you will find that 45,000 salary is given to the staff. So in this way, many kinds of things are there. Also, you will find that in Siagar Institute, the management and the principals, they are involved in a big bank scam of 100 crores, and still they are on the different positions. So this kind of thing means you'll find that in education system, the criminals are there. When you talk about these higher authorities, management and principal, they are now they are like a criminal now, and they should be jailed for their work. So these are all education mafias. All the terms have been changed from Shikshan Maharshi to Shikshan Samrat, and now Shikshan Mafias. Earlier, yes, sir. 50 years back, Shikshan Maharshis were there. So through this platform, and now Shikshan Mafias. Okay, so through this platform, I just want to urge to all the members so as to work in such a way that there should not be need to the staff member to go in court, and he should get whatever things are there to him, and his work is there only to teach. So he keep that staff busy in teaching only. Don't increase the burden on that person. Otherwise, you might have heard that different examples where that staff has to do the extra other activities, other businesses to get their money, to get the funds. So just it's a request from my side to look into all the matters and do something positively. And don't think that it's a work of AICT. Don't think that it's a work of DT. Don't think it's a work of university. All they have to sit together, and you have to come with some proper conclusion. We have tried this kind of thing last year, 2 years back, when Vinod Taudeji were there, but they have not helped us at that time. So we are expecting something good through this platform for the betterment of staff members. Thank you. Thank you, Shinde sir. I will request all dignitaries to be short, because all must be liking to contribute something, and I will request other dignitaries to not to interrupt also. Please, anyone can. Can I add one comment? Sir, let the new Can I speaker. add one comment?
Sir, let the new Okay, speaker. okay. If nobody is there, I will add the comments. Yeah, sir. Wait, sir. Yes, sir. Who want to? Hello. Amit, sir. Yes, Hello, sir. Yes, yes, sir. sir. Amit Shetty. Yes. Yes, sir. Basically, Boliye. sir, faculties are being harassed in the name of admission target. Okay. Correct. So people are being harassed. They are being given task like call to 60 or 100 student in a one day, and again through the faculty reference, the student has to come to the campus. If by faculty reference, if the student doesn't come to the campus, then those faculties are threatened that they should leave the job, or they will be fired, like that. So if such kind of environment is being given to the faculty member, and if the faculty members are being harassed by the principal or by the management goons, so how come the faculty member is going to work? And what will be his if the faculty member has no future? How come the faculty member is going to create the future of the student? Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. It's really a hard burning. We will have to address the issues. Thank you. Anyone? Someone? Last one, and then Dr. A.P. Kulkarni, sir, will conclude and put up some mechanism. Zaha sir, Mallar, I will add 2-3 comments. I want to add 2-3 comments. Hello? Hello? Zaha sir. Yes, Can I sir. have 2-3 comments? Yeah. Yes. Please. Satish Shinde said that management culprit, etc., etc. It is true. But my opinion is that these controlling authorities like University, DT, and AICD, they are main culprit because their role they are not following. These particular say Yes. Educationalists, what we are calling Shikshan Samrats, they are there to do the business. They want to do the business, and for business, anything is permitted in our country. They will play their role, but on that watchdog is there. The watchdog is not doing the duty correctly. That these 3 authorities. Therefore, my blame is more to these 3 authorities: University, then DT and AICD. I have many written complaints with VC office last 7 years. Nothing happened. With DT, nothing happened. With AICD, nothing happened. That is first thing. Therefore, we have to target these 3 particular authorities, then only we will get our results. This is first thing. The second thing, now just we have many speakers at the start, they have spoken about the quality, etc., etc. Then some teachers, they have spoken about no salary, how to work. It is true. The second part is there in private engineering college. See, I have a student of government engineering college. My teachers, when I was a student, I have seen they were in the classroom or they were in their seat and studying, reading the books and journals. Now here, the teachers in private colleges, they have to do a lot of extra work, clerical work, to fill the Excel sheets, to do the reports, to manipulate the reports. And that work is going on continuously, and it diverts the focus from the teaching. Because these private colleges have very less supporting staff. If you go to the government engineering college, Pune, you see the department structure there. Department storekeeper, department clerk, then lab assistant at every place. And they are taking the care about the administrative work. But in private colleges, everything the teacher has to do. And the teacher only go for classroom to have the attendance, but not having the mind in the classroom. And he has worried about other reports to type and get submitted to the department. How the teacher will do the, say, quality work there? This problem is to be addressed along with the other problems. Teacher should be relieved from non-teaching work. He should focus only on teaching and his study. He should read, he should go to the books, and then he should discuss with the students. That is not getting at all. Then we cannot produce. Rohit sir want to say something. Okay. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, Joshi sir. Okay. Yes, sir. Hello, sir. Rohit sir. Rohit Narkar.
because he from 15 to 20 minutes he was trying to talk with us, but I don't know why he is not connecting. Again, your voice is not coming, sir. Rohit sir, again your voice is not coming. Hello. Yes. Sir, I would like to say one thing that I completely agree with Divakar Joshi sir. What he's saying is exactly right. Yeah. But my point is, when I applied for a home loan at a lockdown and tried to talk with the principal sir regarding my salary status, even I said them that I will pay you first and then you please transfer in my account so that I can get my home loan, even though they have refused it. So how can I punish these people? My question is this: which is a strong committee to address? Okay. And I have call recording proofs with principal sir and president sir of the college. Sir, how can I punish them? Which is a strong committee to take an action against them so that professors like us should not be targeted like this, sir. And I am from Karnataka region. I was working with the D.Y. Patil Varale Institute, 4123 college code. So please help me. Please help me and give me a platform to punish these people, sir. This should not be repeated with any kind of professors. Definitely, sir. We'll try. We'll have a personal discussion also, and we'll see that it's get solved also, and such kind of harassment can't be there. I think sir, I don't want my job back, but I just want to punish these people, sir. That's it. Yes. I got your feelings, and we all are with you. Don't worry, we'll get sort out it. I think Jha sir all have contributed. Now I will ask. No, sir, I want to just add one thing only. 1 minute. Yeah. Continue. सर ऍक्च्युली काय होतं ना की समस्या ऐकणारे भरपूर मिळतात पण सोल्युशन देणारे किंवा करणारे कोणी मिळत नाही. जसं की आज आपण समस्या ऐकल्या सगळ्यांच्या, तर काही एक टाइम स्पॅन घ्या, 1 month, 2 month, 3 month, whatever रिक्वायर्ड, आणि त्याच्यानंतर ह्या समस्यांबद्दल आपण काय केलं या शिक्षक संवाद मधून, तर ते परत मीटिंग कंडक्ट करून सगळ्यांना सांगण्यात यावं. एवढीच माझी एक रिक्वेस्ट आहे छोटीशी. अगदी आपण म्हणलात त्याच हेतूने आपण हा कार्यक्रम आयोजित केला आहे. अजूनही स्वतः राजेश पांडे. Last one suggestion. There should be one action meeting against all the issues, sir. Please. Yes. My humble request. So this will be the discussion. One more will be the action. So please do it, sir. Please. Yes. After concluding remarks by Dr. A.P. Kulkarni, we will come to know a platform also, and we'll have a reunion also regarding all these issues. Thank you. I will ask Dr. A.P. Kulkarni to conclude, have his concluding remark. Sir. Yes, sir. Hello, sir. VC was supposed to join, Vice Chancellor. सरांची मीटिंग दिवाकर सर सेक्रेटरींबरोबर चालू आहे परीक्षांसंदर्भात, त्यामुळे त्यांना उशीर होतोय आणि खूप वेळ आपण चालू नाही शकणार. ओके सर, एकच मिनिट बोलतो मी कुलकर्णी सरांच्या आधी. हो सर. मला असं वाटतं की बरेच इश्यूज सगळ्यांनी सांगितले, यातले काही आपल्याला माहिती आहे, पण तरी या सगळ्या इश्यूजचे डिटेल्स एकदा आपापसात बोलून, जर आवश्यक असेल तर आपण एक यूनिवर्सिटीत एक छोटी मीटिंग लावू. जरा सर आप थोड़ा कोशिश करो. यस सर. इसमें जो कुछ बातें जो लॉ के हिसाब से, एक्ट के हिसाब से, स्टैट्यूट के हिसाब से हम कर सकते हैं, वो हम थोड़ा करने का कोशिश करेंगे. वैसे ऐसा नहीं कि आज का मीटिंग हो गया सब कुछ हो गया. जैसे ढेकने सर ने अभी कहा है, तो जो भी होगा एक बार हम 1 to 1, आप एक बार आज के मीटिंग के आधार पे आप थोड़े इश्यूज तरह सब इकट्ठा करो और हम एक मीटिंग, ऑफिशियल मीटिंग यूनिवर्सिटी में करेंगे. एक मैं बता देना चाहता हूं सभी लोगों को, this is a very important meeting. Why very important meeting? This is not only the point discussion. See on the screen, this is the recording. The entire meeting is recording mode. So all the content, all the discussion comes in the recording part. So सभी चीजें recording में है, and even what the chat in the chat box, what you people are entering, so everything is in record. It is available open live with the Facebook. हमारा और ढेकने सर की, हमारी और ढेकने सर की जो बातें हो रही थी, हमारी भी इसी संदर्भ में हो रही थी. It should not be the single only the meeting. ये संवाद नहीं होना चाहिए.
ये संवाद बात निकलेगी, जगदीश सिंह ने बोला है, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। एक बार जब यह निकला है बात तो कहीं ना कहीं इसका खत्म होना है। मैं फिर से दोहराता हूं कि जब तक शिक्षक भूखा रहेगा, ज्ञान का सागर सूखा रहेगा। और इसी मैटर के हिसाब से हम लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं और हमें कुछ करना है। Definitely our aim is to improve the engineering quality, faculty, life cycle of the engineering faculty. That is a very important. और यहाँ पे सभी लोग आपकी बातें सुन नहीं रहे हैं, समझ रहे हैं। और समझने के बाद में there will be a minutes of meeting। और दादा भी हैं, दादा भी आए हमारे रिक्वेस्ट से, पांडे जी खुद आए, उनका भी बहुत सारा मीटिंग था, वो छोड़ के हमने बुलाया, कुलकर्णी साहब भी, सभी लोग हैं। और इतने बड़े बड़े प्रोफेसर, जोशी सर और बाकी इंस्टीट्यूशंस के प्रोफेसर, हमारे एक तरह से सोशल एक्टिविटिस्ट हैं, सचिन सिंधे और अलग अलग सभी लोग यहाँ पे आके हम लोग डिस्कस करके और हम लोग सब साथ मिलके काम करेंगे। This is not the work of any one people. This is the work of the combined. This is the impact of the combined efforts of all this engineering faculty and the other also. So now I think this is the time to talk with the Professor Dr. A.P. Kulkarni sir. So Kulkarni sir, namaste. And thank for being patiently listening to all the problems since starting the meeting. So sir, we have lots of problem. Engineering faculty are having very patience, but now this is not the time. In the COVID, even भगवान हमें कोविड में इतनी लड़ने की क्षमता नहीं दिया है और बहुत सारे प्रॉब्लम है जिसके वजह से सब लोग पैनिक हैं और प्रॉब्लम जेन्युइन है। यहाँ तक कि बहुत सारे कॉलेजेस के मैनेजमेंट उनको परमिशन भी नहीं देते कि मीटिंग में आप जाइए। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं लेकिन अलग अलग नाम से ऐड हैं। सिचुएशन ऐसा है, जब तक आप लोगों को अभिव्यक्ति के साधन नहीं देते हैं तब तक बहुत मुश्किल होता है। तो सर, yes, Kulkarni sir. Yes, thank you sir. At the outset, let me thank Dr. Chanakya Kumar Jha, my dear friend Dr. Shripad Dekne, for organizing this Shikshak Samvad on the birthday जयंती अपने सर विश्वेश्वरैया जी, भारत रत्न विश्वेश्वरैया जी की जयंती के अवसर पर आपने ये संवाद आयोजित किया है, इसलिए मैं आपको काफी हृदय से बधाई देता हूं। आज के प्रोग्राम में सम्मिलित जो हुए दादा पाटिल, राजेश पांडे, प्रसन्नजीत फडणवीस और सभी डॉक्टर हिरेमठ, सबको मैंने सुना। आपकी सब लोगों की भी जो कंप्लेंट्स है वो भी मैंने सुनी। वो मेरे लिए तो कुछ नया नहीं है, ये बहुत दिनों से मैं सुनता आ रहा हूँ। प्रोफेसर जोशी एंड वी वर्क टुगेदर इन पूटा एंड लास्ट 25-30 years वी आर लिसनिंग ऑल दिस प्रॉब्लम्स। तो ये जो सर विश्वेश्वरैया जी का जो आदर्श हमारे सामने, उन्होंने खड़कवासला डैम भी बनाया, तो व्हाट ए टीचर कैन मेक, दैट इज द एग्जांपल ऑफ विश्वेश्वरैया जी हियर व्हिच वी आर ऑब्जर्विंग, एंड वी आर पेइंग आवर ट्रिब्यूट टू विश्वेश्वरैया जी बाय सेलिब्रेटिंग दिस डे एज ए इंजीनियर्स डे। तो इंजीनियर का तो इम्पोर्टेंस आप सब जानते हैं, और जो द थिंग व्हिच वी सी इम्पॉसिबल टुडे मेक पॉसिबल टुमारो ड्यू टू द डिवोशन एंड डेडिकेशन ऑफ इंजीनियर्स in the world all over. So engineers का जो dedication है, वो जो commitment है, जो उनका काम है, वर्क है, उसके कारण बहुत सारी सुविधाएं हमें मिल रही है, right from gas, electricity, electronics, mechanical, everywhere we are observing whatever developments have taken place in the world because of engineers only. So I must salute all the engineers, and जो engineer अच्छे बनाते हैं वो सब आप teachers है, तो आपको भी मैं शुरू में सैल्यूट करूंगा कि आप टीचर के कारण इतने अच्छे इंजीनियर बन रहे हैं और भारत को और दुनिया को आगे ले जा रहे हैं। लेकिन ये सब सुनने के बाद जो लगता है थोड़ा सा, अभी आपके प्रॉब्लम्स के आधार से मैं बोलता हूँ, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपने उसका स्टडी किया होगा, तो एज पर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नाउ सम गुड डेज आर कमिंग फॉर प्रोफेशनल टीचर्स एंड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स। अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, जब वो बन रही थी तभी भी हमने हमारे सुझाव उनको पहुंचाए थे, और मुझे खुशी है कि उन्होंने काफी अपनी सुझावों का सम्मिलित किए है। वो सुझाव उनके ड्राफ्ट में, फाइनल ड्राफ्ट इज, इफ यू सी, गिवन प्रॉपर वेटेज टू द प्रोफेशनल एजुकेशन एज वेल एज हायर एजुकेशन। अभी हम टीचर के लिए अच्छी बात यह है कि एट द नेशनल लेवल देयर विल बी ए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, NRF बनाया है, and government has decided to spend 6% of the GDP
for education, which was our demand last so many years. As a teacher, as a student, as a parents, we were demanding that government should spend more and more on education, because expenditure on education is not expenditure, it is an investment. It is well accepted fact all over the world. So why you are not increasing the expenditure on education, which rightly accepted by this committee? And I'm very happy to say that Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, when on his Independence Day lecture he spoke, and on NEP also he spoke, and he committed to spend 6% GDP on education. So I'm sure that government expenditure on education will increase in future and new colleges will come. अभी जो सारी दिक्कतें हम लोग फेस कर रहे हैं because of the structure of the education system. So there is a affiliation structure which we borrowed from British people, and now we are shifting from this to USA structure slowly. So what will be the change because of that? So there will be a change definitely, because a lot of grievances which we raise, I am listening last so many years. I can add 10 more grievances which you have not spoke out so far. I know that. Yesterday only we had a meeting of all Maharashtra teachers, Maharashtra professors, and more than 350 teachers participated in the webinar. 2 घंटे तक हमारे 2 दिन मीटिंग चली. ABRSM जो अपना राष्ट्रीय संगठन है उसकी एक अभ्यास वर्ग था, उसमें यही शैक्षिक समस्या के बारे में मैं जानकारी दे रहा था, और सभी लोगों ने यही समस्या केवल पूना यूनिवर्सिटी में नहीं है. These are the complaints and these are the problems faced by all professional teachers all over Maharashtra, and if I say all over India, that will not be wrong. तो ये क्यों हो रहा है? तो मुझे तो लगता है कि टीचर को सैलरी मिले ये तो ठीक है, सैलरी तो मिलना ही चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे जो दुख इस बात का है कि द टीचर्स डिग्निटी इज आल्सो नॉट मेंटेन इन दिस इंस्टीट्यूट्स. जो टीचर है, जो प्रोफेसर है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन करके आया है, PhD किया है, 10-15 साल का एक्सपीरियंस है, उनके प्रिंसिपल की हालत भी मैं देखता हूं कि दे आर जस्ट एक्चुअली फॉलोअर्स ऑफ द ओनर्स. अभी जो महाराष्ट्र में जो प्राइवेटाइजेशन आया एजुकेशन का 1983 से, तो उसके कारण बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस महाराष्ट्र में आए, मोर देन 400. लेकिन ये इसका एक नतीजा हम देख रहे हैं कि ऑल ट्रस्ट आर फैमिली ट्रस्ट, and the family trust, actually they are trustees, but they are misusing the trust act, and all family members are the trustees only. और ये फैमिली मेंबर जो उनका बच्चा कल 25 साल का होगा, 26 साल का होगा, उसको जॉइंट सेक्रेटरी बनाते और वो प्रिंसिपल को गालियां देता है, प्रिंसिपल को डिक्टेट करता है. वो आने के बाद प्रिंसिपल को खड़ा होना पड़ता है, जो कि उसके पिताजी की उम्र का है, उसके दादाजी की उम्र का है. और इस प्रकार की जो डिग्निटी टीचर्स की मेंटेन नहीं हो रही है, इसके लिए थोड़े हम भी जिम्मेदार हैं. ये कारण ऐसा है कि हमारे में कुछ लोग ऐसा है कि जो थोड़े से चापलूसी करते हैं मैनेजमेंट की, और मैनेजमेंट की चापलूसी करना, मैनेजमेंट के आगे पीछे भागना, जस्ट फॉर स्मॉल बेनिफिट्स, जस्ट फॉर कंटिन्यूएशन इन सर्विस, और जस्ट फॉर समथिंग. इफ यू आर लूजिंग योर ओन डिग्निटी, देन हाउ यू एक्सपेक्ट रेस्पेक्ट फ्रॉम सोसाइटी. तो मैं सब टीचर्स को अपील करूंगा कि लेट अस ट्राई टू मेंटेन आवर ओन डिग्निटी आवरसेल्फ. कोई भी कौन सा भी संस्था का मालिक हो, लेकिन वी आर द टीचर्स फर्स्ट. और जो नॉन टीचिंग वर्क हमें दिया जाता है, मैं तो ये समझ सकता हूँ कि कोई नॉन टीचिंग वर्क है वो हम करते हैं, लेकिन कभी कभी मुझे बहुत दुख होता है कि हम टीचर्स उनके फैमिली प्रोग्राम में भी सम्मिलित होते हैं और वहां भी काम करते हैं. तो ये डिग्निटी हम मेंटेन करना सीखे, खुद अपनी डिग्निटी, ये मेरी आप सबसे अपील रहेगी. और जब तक हम अपने मजबूत पांवों पर खड़े नहीं होंगे, तब तक हमें कोई सहाय नहीं करेगा. कोई सरकार हमें सहाय करने वाली नहीं है. वी हैव टू फाइट फॉर आवर ओन डिमांड्स, एंड वी हैव टू फाइट फॉर आवर ओन इनजस्टिस. इनजस्टिस तो हो रहा है, बहुत सारी कथाएं मैं भी आपको सुना सकता हूँ, उसमें रातें चली जाएंगी कि किस प्रकार से टीचर्स को तंग किया जा रहा है, किस प्रकार से टीचर को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो भी काम नहीं आ रहे. मैं टीचर्स यूनियन में लास्ट more than 25 years I am active in teachers movement. At university level I was senate member, I was academic council member, now I am management council member. लेकिन मैं आपको बताता हूं कि कोई भी टीचर अपनी कंप्लेंट पेपर पे लिख के यूनियन के पास नहीं देता है. उसको लगता है कि हमारी लड़ाई तुम लड़ो. ऐसा नहीं होता दोस्तों. अपनी लड़ाई और कोई आकर लड़ेगा ऐसा नहीं होता. आपको भी इस लड़ाई में सम्मिलित होना पड़ेगा, इस लड़ाई में यूनियन के साथ आना पड़ेगा.
और जब आप आओगे तो ये तो सही है कि मैनेजमेंट आपको कुछ ना कुछ एक्शन लेगी, जैसे शिंदे सर ने बोला सिमोगढ़ के, उनको टर्मिनेट किया गया। लॉट ऑफ केसेस आई फाइट ऑन बिहाफ ऑफ टीचर्स इन द यूनिवर्सिटी ट्राइब्यूनल एंड वी गॉट सक्सेस। मैं जितने भी केसेस ट्राइब्यूनल में टीचर की ओर से लड़ा हूं, 99% केसेस हमने जीते हैं, क्योंकि दे डोंट फॉलो एनी रूल्स एनी रेगुलेशंस, दे मेक मिस्टेक्स। उनको लगता है कि हम मैनेजमेंट है, हम किसी भी प्रकार से किसी को कभी भी निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं होता है, उसको चैलेंज करना चाहिए। इफ दे गिव यू टर्मिनेशन ऑर्डर, इफ दे गिव यू डिमोशन ऑर्डर, यू मस्ट चैलेंज इट बिफोर द ट्राइब्यूनल इफ टर्मिनेशन इज देयर। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी जो यूनिवर्सिटी का नया कानून बना है, ये कानून में बहुत अच्छी प्रोविजन की गई है, दैट इज ग्रीवेंस कमेटी। जो ओल्ड कानून में थी, 1994 एक्ट में भी ग्रीवेंस कमेटी थी और 2016 के एक्ट में भी ग्रीवेंस कमेटी है। बट व्हाट इज द डिफरेंस? इन 2016 ग्रीवेंस कमेटी हैज लॉट ऑफ पावर्स। 94 की ग्रीवेंस कमेटी को कुछ ज्यादा पावर नहीं थे, खाली एक आप बोलते वैसे एक लेटर भेज देते थे, वार्निंग लेटर भेज देते थे, मैनेजमेंट उसको मना करती थी। लेकिन अभी की जो ग्रीवेंस कमेटी है, जिसमें टीचर मैनेजमेंट काउंसिल के मेंबर है, सीनेट के मेंबर है, और उसके जो अध्यक्ष है वो रिटायर्ड जज है। ये पहले ग्रीवेंस कमेटी में नहीं था। रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज लेवल और रिटायर्ड हाईकोर्ट जज लेवल पर्सन इज अपॉइंटेड एज ए चेयरमैन ऑफ द ग्रीवेंस कमेटी। तो अपनी जितनी भी समस्या है, चाहे वो आपको लीव डिनाई करे, आपको सर्टिफिकेट डिनाई करे, आपका वर्कलोड आपको कम ज्यादा करे, तो ऑल दीज केसेस कम्स अंडर ग्रीवेंस कमेटी। आप ग्रीवेंस कमेटी जो यूनिवर्सिटी की न्यू एक्ट से बनी है, आप जरा उसको देखिएगा, और उस एक्ट के तहत आप यदि इफ यू लॉज योर कंप्लेंट टू द यूनिवर्सिटी, इट विल टेक सम टाइम। आपने आज कंप्लेंट किया तो कल आपको जस्टिस मिलेगा नहीं, ये तो बात है ही। लेकिन कम से कम कोर्ट्स में जाने से पहले ग्रीवेंस कमेटी में हम जाए तो कम से कम 1 साल के अंदर हमारी ग्रीवेंसेस को कुछ ना कुछ आंसर मिल सकता है। You can plead your case before the grievance committee. You can ask union leaders to come with you. They are allowing them to represent your case there. और 60, 70, 80% वहां solution निकलता है। अभी जो बड़ी बात है that is salary. तो ये सैलरी को हम सब बात करते हैं, लेकिन रिटर्न कंप्लेंट अभी तक किसी का ये नहीं है। मैंने एक कंप्लेंट खाली मेरे पास आया था, एंड आई विल गिव यू एग्जांपल ऑफ इट। ये रैयत शिक्षण संस्था बड़ी संस्था है, जिसके अध्यक्ष शरद पवार जी है। उस संस्था के सेक्रेटरी के साथ मेरा झगड़ा हुआ, उस टीचर को लेकर मैं उधर गया, उनके साथ हमने बहस की। हम 5-10 लोग गए थे और उनको उनकी पूरी सैलरी करनी पड़ी। वो सैलरी नहीं देते थे, साइन एक पर लेते थे, एक्चुअल सैलरी दूसरी देते थे। दैट वाज इमोरल प्रैक्टिस वाज गोइंग ऑन इन संस्था लाइक दैट। व्हेन वी आर्ग्यूड देयर एंड हमने आवाज उठाया, तो हमें उसमें सक्सेस मिला। और वो सरकार, उन्होंने क्या किया फिर, वो तो नौग्रांड में काम करता था, उसको पूरा सैलरी देना पड़ा उनको एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन। तो उन्होंने उसको ग्रांटेबल कॉलेज में ट्रांसफर किया। तो वो तो बड़ा खुश हो गया कि नौग्रांड से ग्रांड पूना से उसको कोल्हापुर भेजा गया। ठीक है, मैंने तो उसको पहले ही बोला था कि आपको कुछ ना कुछ पनिशमेंट इस प्रकार के देंगे, लेकिन ऐसी पनिशमेंट दिया। तो दोस्तों, ये थोड़ा संघर्ष पर और संगठन पर भरोसा रखना चाहिए, और संगठन और संघर्ष पर भरोसा रखने के लिए खुद को आगे आना चाहिए। और जब हम किसी भी लड़ाई में सम्मिलित होते हैं, तो एक बार हम पर भी होता है, वो वार झेलने की हमारी तैयारी होनी चाहिए। we must ready for that, we should be prepared for that। ऐसा तो नहीं होगा कि सब हमारा रहे और हमको न्याय मिले, ऐसा दुनिया में कभी नहीं होता है, कभी नहीं हुआ है। तो थोड़ा आवाज उठाना पड़ेगा, हमारा आवाज बुलंद करना पड़ेगा। आज अच्छा चीज है कि आज सब लोग डॉक्टर ढेकनी और झा के नेतृत्व में इकट्ठा आए हैं। तो ये तुम्हारी यूनिटी बनाए रखो, और जो प्रॉब्लम्स है वो ऑन लेट पुट इट ऑन पेपर। ऐसा नहीं होता है कि हम पेपर में भेजते, कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं इसलिए होता है कि उसका फॉलोअप नहीं करते। अभी यूनिवर्सिटी एक्ट में मैनेजमेंट काउंसिल को बहुत पावर्स है, उस कॉलेज को डिसएफिलिएट कर सकते, दे कैन डिसएफिलिएट द कॉलेज, दे कैन चेंज द मैनेजमेंट। अभी सिंहगढ़ में ये जो संभावना थी वो मैनेजमेंट काउंसिल ने की पूना में, लेकिन दे वेंट टू द कोर्ट एंड कोर्ट हैज गिवन देम स्टे ऑर्डर। नाउ मैटर इज पेंडिंग विद द कोर्ट। तो यहाँ भी हम थोड़ा कोशिश करना पड़ेगा। कोर्ट में भी आप देखते हैं कि जो कोर्ट में लड़ते हैं, भूषण जैसे एडवोकेट है, आपने देखा कि 1 रुपया उनको फाइन हुआ, स्टिल ही इज फाइटिंग फॉर हिज ओन डिग्निटी, फॉर हिज ओन राइट। 1 रुपया कोई चीज नहीं है, बट व्हाई इज फाइटिंग फॉर हिज डिग्निटी एंड हिज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन राइट। तो
हम टीचर्स ये ध्यान रखें कि हमें ये तो लड़ना पड़ेगा। ये जो मैनेजमेंट आई है, जो फैमिली ट्रस्ट है, वो तो उनके सब जो बुरे धंधे हैं उसके बारे में कितना भी बोले कम है। दे आर यूजिंग ऑल दिस फंड्स फॉर देयर पॉलिटिकल बेनिफिट्स ऑल्सो। उसमें कुछ ज्यादा बहुत सारे लोगों को पॉलिटिकल सपोर्ट भी है। आज के इतने मिनिस्टर जो बैठे हैं महाराष्ट्र में, उनमें से कई लोगों के इंजीनियरिंग कॉलेजेस है। सो दे विल नेवर अलाउ, बट इन स्पाइट ऑफ दैट एक्ट बना, 2016 का कानून बना यूनिवर्सिटी स्टैट्यूट से। उसके जब हम पीछे पड़ेंगे, लगातार लगन से उस संघर्ष में रहेंगे, तो हमें जस्टिस मिलेगा। तो मुझे ये लगता है कि थोड़ा लड़ना पड़ेगा। जो ग्रांटेबल टीचर्स को भी जो 7th पे मिला है, 6th पे मिला है, 5th पे में, 4th पे से इस संघर्ष में हूँ। 4th पे, 5th पे, 6th पे सब हमको जो मिला वो संघर्ष के बाद मिला। हमकी सैलरी कट हो गई है। They have deducted our salary also because we boycotted exam. That struggle is also went to the Supreme Court. Supreme Court gave judgment in favor of teachers. So whenever you go to the court normally give decision in favor of teachers because teacher की यूनियन डिफिकल्टी रहती है, यूनियन कंप्लेंट रहती है और मैनेजमेंट बदमाश रहते हैं, कोर्ट को भी मालूम है। लेकिन मुझे ये लगता है कि इसीलिए आज के जो एक्ट्स है, जो कानून से, उसका हम सहायता ले लें और लगातार कंप्लेंट करते रहे। एक कंप्लेंट किए और घर में बैठे तो तुम्हें कोई जस्टिस नहीं मिलेगा। यू हैव टू टेक फॉलोअप ऑफ इट, उसका फॉलोअप करना पड़ेगा। और ये फॉलोअप करने के लिए हम लगातार सजग रहे, संघर्षशील रहे, संगठित रहे और संस्कारित भी रहे। बिकॉज वी आर द टीचर्स, वी हैव टू represent before the society is such an example of the agitation also, where we will not lose our mental power. We should not